दोस्तों आज पार्लियामेंट में जो वंदे मातरम है उसके 150वीं वर्षगांठ पे डिबेट हुआ। 10 घंटे दिया गया था डिबेट करने के लिए और प्रधानमंत्री ने इस डिबेट की शुरुआत की। और सवाल ये उठता है कि जो प्रियंका गांधी ने जैसे उठाया कि भाई आखिर डिबेट क्यों हो रहा है वंदे मातरम पे? सब लोग पसंद करते हैं, सब लोग इसके लिए आज़ादी के लिए एक अंदर से उनके लिए एक फीलिंग है उस वंदे मातरम के लिए, फिर क्यों? लेकिन उन्होंने एक बात बोली जो मैं कई पॉइंट उसमें बताऊँगा। दूसरी, वंदे मातरम से जो एक तरह से एक तबका ये भी बोल रहा है कि बंगाल या चुनाव हो रहा है उससे हो रहा है। अब ये बंगाल से चुनाव हो रहा है ये जो बोल रहे हैं उनको उनको क्यों डर लग रहा है? तो आज मैं इस वीडियो में ये दोनों चीज़ों को कवर करेंगे और चर्चा करेंगे कि भाई आखिर वो वंदे मातरम में डिबेट तो मोदी जी ने ऐसा क्या उनका टेक था, जिससे कांग्रेस को मिर्ची लग गई और प्रियंका गांधी की क्या बातें हैं, चाहे गौरव गोगोई है या उनके जो प्रवक्ता लोग हैं, जिस तरह से वो आके बोल रहे हैं, तो इन सब का क्या मतलब है? उसमें क्या वो जो उन्होंने बंकिम दा बोल दिया, तो उसमें क्या उनको एक मतलब वो है कि बंकिम दा नहीं बोलना चाहिए। तो वैसे तो मतलब जो अपने वो कम्युनिस्ट पार्टी के जो स्पीकर थे, वो भी उम्र में बहुत बड़े थे। सोमनाथ चटर्जी, सोमनाथ दा बोलते थे, तो क्या मतलब वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के बच्चे हैं क्या? ये एक दादा दा बोलना एक बड़े भाई या रिस्पेक्ट में बोलते हैं बंगाल में, जो लोग बंगाल में रहते हैं उनको पता होगा, मैं तो यही सुना है, बाकी तो मैं क्या बोलूँ इसमें। अब सवाल ये उठता है कि जो मोदी जी ने पहले तो इसके बारे में पूरा बताया कि भाई कैसे भारत की आज़ादी से जुड़ा है और किस तरह से ये मतलब कई 22 साल जो विद्रोह है उससे भी कनेक्ट किया जो 1906 में हुआ था और किस तरह से ये अंग्रेजों ने बहुत सप्रेस करने का कोशिश किया जो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन है और इस किस तरह से उसमें साँस देने का काम किया, उसमें एक तरह से जीवंत करने का प्रयास किया वंदे मातरम। ये पूरा उन्होंने लबो-लुआब ये भाषण काफ़ी लंबा है, जिसका उन्होंने काफ़ी उल्लेख किया, फिर इसके कहीं रोक लगा तो वंदे मातरम और किसी ने रवीन्द्रनाथ टैगोर से लेकर जो भिकाजी गामा है, उन्होंने कैसे अपने जो न्यूज़पेपर है सब नाम कैसे कौन-कौन वंदे मातरम से न्यूज़पेपर निकाला, ये सब उन्होंने काफ़ी ना लेकिन सबसे बड़ा मिर्ची वाली बात की कांग्रेस के लिए। उन्होंने क्या बोला कि जिस तरह से मतलब जो एक म जो वंदे मातरम का 2 ही पंक्ति छोड़कर बाकी पंक्ति को ये मतलब जो उस समय के मुस्लिम लीग थे, उसके कहने से जो नेहरू जी ने उसको डिलीट कर दिया और इसीलिए 2 पंक्ति केवल गाया जाता है। तो उन्होंने बोला कि सच्चाई ये है कि कलकत्ता में नेहरू के कांग्रेस प्रस्ताव में वंदे मातरम के कुछ छंद बदल दिए गए थे। ये बाद में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने भी कहा। आप सच्चाई से भाग नहीं सकते। नेहरू ने हिंदुस्तान, भारत और इंडिया के हितों से समझौता किया, इसलिए न केवल वंदे मातरम से बल्कि देश में भी विभाजन। ये विभाजन जारी रहा इसलिए हम देख सकते हैं कि आज कांग्रेस में इतने विभाजन है, इसलिए इसकी कुमक चुका रही है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो बोला वो मोदी जी ने पहले बोला था कि भई ऐसी-ऐसी बात है और किस तरह से उसके साथ पॉलिटिक्स की गई वंदे मातरम के साथ। और किस तरह से उन्होंने बोला कि एक टाइम में इसको जो गांधी जी थे वो उन्होंने मतलब एक तरह से वो बोले कि उनका ये था कि ये राष्ट्रीय गान हो सकता है, राष्ट्रीय गान। लेकिन किस तरह से इसके साथ जो अन्याय किया गया, इसको किस तरह से मुस्लिम के कहने से और उसमें से कई पंक्तियाँ निकाल दी गई और आज 2 पंक्तियों में रह गया वंदे मातरम। जो एक बार आज़ादी के टाइम में हर लोगों को किसी को भी दिक्कत नहीं चाहे चाहे किसी भी कम्युनिटी के लोग हो, किसी भी वर्ग के लोग हों, मोदी जी ने बोला और सब लोग ये गाते-गाते और जान फूँकती थी और लोग जेल गए लेकिन बाद में कांग्रेस ने इसमें क्या देखा और उसके बाद इसकी दो उन्होंने बताया कि किस तरह लेटर भी नेहरू जी ने लिखा था और उसमें से पंक्ति हटाने के लिए तब माँग की गई थी। तो इस बात को लेकर अब इस पे काफ़ी ज़्यादा अब देखिए जो हिस्ट्री हिस्ट्री है। अब आप देखिए इसका या तो जवाब दो या ये बोलो कि अरे यार जो गोलवरकर क्या किए, कांग्रेस की तो आदत है। देखिए इन एक मैंने एक चीज़ देखा है कि इनके पाप इतने हैं ना कांग्रेस के, पास्ट के, कि जब दूसरे के गड्ढे खोलते हैं ना तो 4-5 यही खुद गिर जाते हैं उसमें। 4-5 कांग्रेसी गिर जाते हैं और खासकर नेहरू जी से शुरुआत होती है गिरने की। आप जब सरेंडर मोदी शुरू किए तो आप देखिए कि इंदिरा गांधी की किस तरह से 1971 वाली बात की एक-एक हिस्ट्री निकल के बाहर आई, जो कि हम भी नहीं चाहता मैं तो जानता था कई चीज़ें पढ़ चुका हूँ, तो इसलिए मैं जानता था लेकिन चलो देश की आज़ादी में उस समय 1971 में भारतीय
जो पाकिस्तान का हमने जवाब दिया। तो अपने इफ्स एंड बट और पुराने चीज़ें को नहीं निकाल के अपने जो नेता हैं उनका मतलब सम्मान गिराना चाहिए। लेकिन आप जो दूसरों के गड्ढे में खोदोगे तो तुम्हारे लिए गड्ढा खुद होगा कि आप गिर जाओगे। तो ऐसे ही नेहरू जी का है, नेहरू जी की हिस्ट्री ऐसा आप जितना खोदेंगे ना, जैसे ये अगर ये कीचड़ उछालते हैं मोदी जी पे तो आपको ऐसे-ऐसे हिस्ट्री मिल जाएँगे जब 1962 के युद्ध में ने उनके ऊपर जो समिति बैठाई गई थी, क्यों हम युद्ध हार गए, तो उसका फाइल उन्होंने जब्त कर लिया। इस तरह के कितने आपको मिल जाएँगे, मतलब आपको एक डायरी भरना पड़ेगा इनके बारे में पढ़-पढ़ के नेहरू जी के बारे में। तो वो चीज़ अलग है, लेकिन अब ये नया चीज़ ये इन्होंने बोला कि भाई ऐसा-ऐसा हुआ और जिस तरह से ये किया गया वो अच्छी बात। प्रियंका गांधी के पास कुछ है नहीं, बोले कि अरे लंबा मोदी जी तो लंबा-चौड़ा भाषण देते हैं, अच्छा देते हैं, लेकिन उनके पास फैक्ट नहीं होता, जैसे उनके पास फैक्ट होता है। मतलब अब प्रियंका गांधी के लिए क्या ही बोल सकते हैं, तो ये चीज़ है। अब सवाल ये उठता है कि जो ये बोल रहे हैं क्यों उठाया गया, जो प्रियंका गांधी बोल रहे हैं? क्योंकि ये डरे हुए हैं। ये कम डरे हैं क्योंकि कांग्रेस के जनाधार तो बंगाल में है नहीं। वहाँ पे जनाधार तो केवल बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई होने वाली है। लेकिन जो हुमायूँ कबीर ने एक मुद्दा लेके उठा है, जो मैं मैं नहीं जानता कि क्यों उठा है, लेकिन उससे जो ममता बनर्जी के एक तो एसआईआर से उनके जो वोट बैंक में बहुत बड़ा डेंट होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा अगर हुमायूँ कबीर ये एक मुद्दा लेके उठा है और वो मुद्दा मुर्शिदाबाद और कई-कई जगह पे जा रहा है, तो कहीं न कहीं वो एक मुस्लिम वोट बैंक को काट सकता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, खींच सकता है, जो कि ममता बनर्जी का बहुत कोर वोट है। तो अगर मान लीजिए कि उनके कोर वोट में एक एसआईआर से डेंट पड़ रहा है, एक इससे डेंट पड़ रहा है और तीसरा ये मुद्दा जो लोग उठा रहे हैं कि बंकिम जो वंदे मातरम है उसको कोई इज़्ज़त नहीं किया, आज तक वो सम्मान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। जो अभी कुछ दिन पहले बोले कि राज्यसभा में देखा मैंने उठाया कि राज्यसभा में ऐसा क्यों बोला गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो कहीं न कहीं ये बंगाल के चुनाव को देखा जाए तो ये जुड़े या ना जुड़े, ये जब घबरा जाते हैं ना तो हर चीज़ को बंगाल के साथ जोड़ देते हैं और उसमें इनके ही घाटा होता है। अगर सपोज़ कीजिए जब वो मोदी जी एक उठाए, आपको आपको इन्हें लूज़ बॉल दिए, तो आप लूज़ बॉल दिए तो आप उसको कैच मत दो। तो उन्हें ये क्या करते हैं ना कि ऐसे बॉल को लूज़ बॉल पे मारते नहीं हैं छक्के वक्के, ये सीधे कैच दे देते हैं। तो वैसा है। अब मोदी जी ने बोल दिया, अब ये लगे उसके ऊपर अपना पॉलिटिक्स करने की देखो ये कर रहे हैं। अब उसमें क्या होगा कि एक बंगाली अस्मिता की लड़ाई शुरू हो जाएगी, कि देखो जो बंगाली चाहे रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसके बारे में जो बोला था वंदे मातरम के बारे में लेटर लिखा था, ये सब एक अस्मिता क्या उन्होंने लिखा था पहले 1885 में, बाद में आनंद मठ में मेरे ख्याल से 1875 में और आनंद मठ में 1882 में आया। तो उस समय ये जैसे आया आनंद मठ में तो उनको ये लगेगा कि अरे यार ये इतने बड़े मतलब अगर बंगाल के इतने बड़े महापुरुष के साथ उनके लिखे हुए जो इतना बड़ा राष्ट्र गीत है उसके साथ ये अपमान किया जा रहा है तो एक सिम्पैथी से निकल जाएगी। अब ये चीज़ें तो पता नहीं अब बीजेपी के दिमाग में हो या ना हो, लेकिन वहाँ की जनता के दिमाग में खुद ही डाल देते हैं। खुद ही ऐसी चीज़ें लेके निकलेंगे जिससे कि वहाँ की जनता के दिमाग में आ जाए कि भाई देखो ये कुछ ना कुछ आपके साथ अन्याय कर रहे हैं और ये लोगों ने देखिए एक मतलब आपके राष्ट्र के इतना बड़ा महापुरुष के साथ अन्याय करे जैसे सुभाष चंद्र बोस के साथ हुआ। तो इस तरह से वो जो चीज़ है ना ये खुद उनके पाले में गेंद डालते हैं और मोदी जी बहुत इस मामले को भुनाने में काफ़ी मतलब आप बोल सकते हैं कि आप उनके साथ इस तरह से अगर लूज़ बॉल दोगे, तो वो तो छक्का मारते हैं, वो कैच नहीं देते हैं। वो छक्का ही मारेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा बिहार के चुनाव में कि आप जिस तरह से आप उनको लूज़ बॉल दिए, तो वो छक्का ही मारेंगे। चाहे किसी भी मुद्दे को उठाकर आप देख लो, कट्टा वाला बात हो या कोई भी बात हो, इस तरह की बातें या उनकी माँ के साथ जो अपशब्द बोला, तो मोदी जी उसको उठा के आप ऐसे व्यक्ति जो बहुत इस मामले में मोदी जी का कोई पकड़ नहीं है सकता और उस समय ऐसे लूज़ बॉल दोगे तो मोदी जी छक्का ही मारेंगे। तो ये जो चीज़ें चल रहा है, जो वंदे मातरम में 10 घंटे का हुआ, अब जो ये डिबेट से हुआ कि जाने-अनजाने, चाहे जिस वजह से भी कांग्रेसी ये डिबेट में कर रहे हैं, एक तो मैं सुधांशु त्रिवेदी के साथ भी डिबेट दे रहा था, अतुल क्या नाम लोंडे पाटिल हैं वो अपने महाराष्ट्र के लीडर है कांग्रेस के। अब उन्होंने जो तथ्य होता है वो तो बोलते नहीं है केवल हाँ, हाँ, वेग कमेंट होता है ना
कि ऐसा किया, वैसा किया। वही पुराना कि इन्होंने कभी अपने राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया, तो ये वंदे मातरम गाते नहीं हैं। ये हमने जो आज़ाद हिंद फ़ौज का उसका भी नारा लगाते हैं। अभी तो माउंटबेटन के कोई उठा दे कि माउंटबेटन ने आज़ाद हिंद फ़ौज को सिंगापुर में क्या किया, उसके साथ कैसे-कैसे घूमते थे नेहरू जी, तो एक अलग कहानी निकल के आ जाएगी। तो ये जानबूझ के ये लोग को तो देखिए जिसकी हिस्ट्री काली है ना, तो हिस्ट्री से बचो। हिस्ट्री आपका मतलब दुखती नस है, उस पे आप मत जाओ। फिर आप मुँह की खाओगे और कुछ नहीं करोगे। तो आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है बंगाल जो है, अब जो है बैटलफ़ील्ड हो गया है। अब वहाँ पे युद्ध जो पूरा जो चुनावी युद्ध होगा, वो बंगाल में शिफ्ट होने लगा है और इसके अब देखिए कौन-कौन सा बीजेपी या नरेंद्र मोदी अपना बॉल देते हैं और ये कैसे उस पे हिट करते हो बड़ा बात है। मैं ममता बनर्जी को मानता हूँ कि वो ज़मीन से जुड़ी हैं, उनको पता है तो उनके साथ लूज़ बॉल दे के और बॉल को उनको हिट विकेट करना ये देखना होगा कि इस न क्योंकि आज तक वो हिट विकेट नहीं हो पाई हैं, तो आने वाले दिनों में कैसे होंगी? तो इस बार लेकिन उनकी घेराव बरा वो बीजेपी पूरी तरह से कर रही है। एसआईआर हो गया या ये मान लीजिए कि ये मुद्दा जो हो गया बाबरी मस्जिद वाला, ये भी एक मुद्दा हो गया। तो इसका कितना इफ़ेक्ट होगा तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में आज के लिए